गुड मॉर्निंग। पूरा कागज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ हम 20 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो हम लगा के देखेंगे। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस अप्रोच से आपकी स्टडी करनी है। यहाँ पर ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरआरबी कोई भी एग्जाम लेता है तो बहुत सारी शिफ्ट में क्वेश्चंस मतलब पेपर होते हैं, और उन सभी पेपर्स में काफी क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं, ये आप सभी को पता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरआरबी में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ऑप्शन है 1951, 1851, 1975 या इनमें से कोई नहीं। तो दो चीजें होती हैं किसी भी एग्जाम को आप जब फेस करते हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है हमारा नॉलेज, और दूसरा होता है कॉमन सेंस। तो हम जब भी कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, तो हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। पहले तो अगर आपने कोई भी चीज पढ़ी है तो वो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1951 है, 1851 है, 1975 है। तो 1975 आज़ादी के बहुत बाद की बात है, और 1851 आज़ादी के बहुत पहले की बात है ना? और कोई भी चीज़ का हम नेशनलाइजेशन करेंगे तो आज़ादी के एकदम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका आंसर होगा 1951। तो ये दो ऑप्शन हमारे जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमको एलिमिनेशन मेथड का बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है, और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये चीज़ बताऊंगा आपको कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 60 वर्ष, 68 ईयर्स, 65 ईयर्स, है उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि 65 साल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, उसका सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है आज का, वो है आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया? अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा। अगर आप नोटबुक लेके रखे हैं तो आप उन फैक्ट को नोट भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो भारत में आपातकाल है, ये दो प्रकार का होता है। आपातकाल आप सभी को पता होगा। एक आर्थिक आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल, ये दो होते हैं। आर्थिक सॉरी, एक ही चीज में दो बार बोल दिया। एक होता है वित्तीय आपातकाल और एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 350 में क्या इसको इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 350। और जो आर्टिकल 350 में है, इसमें आपातकाल की का प्रावधान है। इंदिरा गांधी ने किस संविधान संशोधन को लागू किया था? तो इसका पहले आंसर हम देखेंगे, ये 42वां संविधान संशोधन है। ये आप सभी को पता होगा, और इस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहा जाता है, तो वो क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। इसी 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने, जो इंदिरा गांधी जी हैं, उन्होंने उन्होंने स्वर्ण सह समिति की सिफारिशों पर, क्या नाम है, नाम याद रखना, स्वर्ण सह समिति की सिफारिशों पर आर्टिकल 51 51A जोड़ा गया था, और उसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो अगर क्वेश्चन फिर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया,
तो उसका आंसर भी होगा 42वां संविधान संशोधन। अब एक और क्वेश्चन आता है कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो उसका आंसर होगा स्वर्ण सह समिति की सिफारिशों पर। तो इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन को इंटर को रिलेट करना है। आप हर चीज को अंतर संबंधित करके अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपको याद हो पाएंगे। तो देखिए, हमने क्या जाना कि आपातकाल की स्थिति इनके टाइम पे इंदिरा गांधी ने कौन सा संशोधन लाया? 42वां संविधान संशोधन। आपातकाल का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 350। किस समिति के द्वारा, स्वर्ण सह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को क्या किया गया? इसकी सिफारिश की गई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वह है संविधान के 51A के अंतर्गत। किस भाग में है? तो भाग है भाग 4A। तो इस टाइप से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा फैक्ट आपको याद हो सकेंगे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। इसका आंसर मधुमेह है। मधुमेह को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम शुगर, या फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं? मधुमेह सॉरी, शुगर बोलते हैं, है ना? तो इंसुलिन में क्या होता है कि इंसुलिन हमारे जो अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से एक में 3 टाइप की सेल होती हैं, अल्फा, अल्फा, बीटा और गामा, है ना? तो ये 3 टाइप की सेल होती हैं। तो जो बीटा सेल है उसमें से ये इंसुलिन का स्रावण होता है। तो बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावण होता है और वो क्या करता है कि हमारे शरीर में जितना भी एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके रखता है। मतलब ग्लूकोज को क्या करता है, एक ग्लाइकोजन नाम के तत्व में, यौगिक में परिवर्तित करता है। और जब ये इंसुलिन की कमी होती है तो वो जो प्रोसेस है वो हो जाती है कम। जब वो प्रोसेस कम हो जाएगी, इसका मतलब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम मधुमेह कहते हैं, है ना? तो चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें से अगर आप इसका आंसर सोच पा रहे हैं तो, अगर आप इसका आंसर भी सोच रहे हैं तब तो आप एकदम सही हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका आंसर कार्बन होगा तो आप एकदम गलत हैं। और इसीलिए इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन कार्बन रखा गया है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम लोग लगाएंगे, क्योंकि कार्बन क्या करता है, एक ग्रीन हाउस गैस है और ये तापमान को बढ़ाने में योगदान देती है। लेकिन क्लोरीन इसका आंसर क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन की ओजोन ओजोन के साथ O3 के साथ जो बंधुता है वो बहुत अधिक है। इसका मतलब है क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन ओजोन के साथ क्रिया करता है और उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब है O3 जो है, O3 के दो अणु निकल जाते हैं और क्लोरीन का एक अणु ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इसीलिए ओजोन परत परत क्या होती है, नष्ट होती है। ओजोन परत का क्षरण का मतलब क्या होता है, नष्ट होने का मतलब क्या होता है, O3 की मात्रा में कमी होना। और वो कब होगी, जब O3 से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ना कि डी। क्लोरीन क्यों होगा इसका आंसर, क्योंकि क्लोरीन की ओजोन के साथ जो बंधुता है वो बहुत अधिक है। तो ये आपको याद रखना है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल में की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं? तो इसका आंसर होगा सी। और ये इसमें कोई भी आपको ज़्यादा मतलब दिमाग पे जोर देने वाली बात नहीं है, ये बस रटने वाली बात है, या फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ अगर याद करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएंगी। तो मैं मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप कम से कम 2 बार 3 बार रिवीजन करना है आपको, तभी आपको ये फैक्ट्स याद होंगे, है ना? चलिए।
दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? इसका आंसर होगा हमारा बल और क्षेत्र, है ना? क्योंकि जो दबाव है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। इट मीन्स जो दबाव है, प्रेशर इज इक्वल टू प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला फोर्स, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ये हमारा, मेरे पास माउस नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है ना। तो इसका आंसर होगा क्या? बी होगा, और बल और क्षेत्र के संदर्भ में दबाव को मापा जाता है। फिर इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आरआरबी है वो हमेशा पूछता है। इसका आंसर डी है। और किसी दिन मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जितने भी अधिनियम हैं इम्पोर्टेंट, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं, उनके सारे वर्ष में एक साथ एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, तो आपकी ये दिक्कत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। फिर 9वां क्वेश्चन है, किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1911। आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी भी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा। 1911 में एक और अच्छा काम हुआ था, अच्छा काम तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या हुआ था कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने 1904 में 4-5 के आसपास दिल्ली विभाजन, बंगाल विभाजन किया था, है ना? तो बंगाल विभाजन को खत्म कब किया गया था? 1911 में किया गया था। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो के द्वारा, है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ? तो देखिए ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको। 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ? ऑप्शन अब एक ही चूज कर सकते हैं ना, उसका आंसर होगा सी। और 10 मई को हुआ था। आपको डेट याद रखनी है। कई बार एनटीपीसी में हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको ना ऑप्शन देखने को ना मिले कि 1880, 1875, बस ऐसा हो जाए कि 1857 दिया हो और 10 मई की जगह पर कुछ और दिया हो। तो आपको डेट याद रखनी है, 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। ठीक है। इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1770 में की गई थी। कब? 1770, सॉरी, याद रख लेना है ना, 1770। फिर विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। ये आपको मैं इसमें बोलूंगा, इसको आपको रटना ही है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, रटने का मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोरिलेशन बना सकते हो किसी भी टाइप से। वो आप ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको बना के दूंगा, फिर वो आप याद करेंगे। उससे बेहतर है कि आप खुद एक कोरिलेशन याद बनाए करें और खुद ही ये डेट याद रखें, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बी। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि आरआरबी के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हर साल इस टाइप के क्वेश्चन, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अभी से एक लिस्ट बनानी है। आपको 2 पेज निकालने हैं और उसमें जितने भी नए बनते जा रहे हैं जो ब्रांड एम्बेसडर, किसी कंपनी के, किसी योजना के, या फिर किसी भी जो गवर्नमेंट सरकारी किसी कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको आपको जरूर से बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको लिखना है, और उसको एग्जाम तक आपको अपडेटेड करते रहना है। कि हो सकता है कि एग्जाम के 1 महीने पहले का कोई ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया जाए, तो आपको ये अप्रोच अपनाना है यहाँ पे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, पिताजी, है ना? पिताजी। तो पीतल का जो मिश्र धातु है वो तांबा और जिंक है, जस्ता, है ना? तो ये याद रखना आप। इसका आंसर होगा बी।
फिर द लाइफ डिवाइन बुक किसकी रचना है? द लाइफ डिवाइन बुक, तो इसकी जो रचना, ये किसकी रचना है? द अरविंदो घोष की रचना है, अरविंदो घोष। महात्मा गांधी की रचनाएं आपको याद करनी है अरविंदो घोष जी की, तो आपको पता ही है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ये आपको रट लेना है, रट लेना है, आता ही आता है क्वेश्चन। सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन द लाइफ डिवाइन किसकी बुक है? अरविंदो घोष की है। महात्मा गांधी जी की शक्ति के प्रयोग है, और बहुत सारी हैं। जेल नेहरू, इनकी भी हैं, देख लेना आप, है ना। तो इन सभी की रचनाएं आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अरविंदो घोष के बारे में आपको मैं बता दूं, एक अरविले, अरविले आश्रम, अगर मैं करेक्ट हूँ तो इन्होंने, जब ये मतलब पहले तो ये सक्रिय थे राजनीति में, उन्होंने क्रांतिकारी कुछ आंदोलनों में भी संग दिया, लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद ये क्या हुए, जब जेल गए, जेल से आने के बाद एक आश्रम को इन्होंने ज्वाइन किया और अपनी पूरी जिंदगी पुडुचेरी में गुजार दी, बाकी की, है ना। तो इसलिए इनको कई बार महर्षि अरविंदो घोष भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाद में ऋषि बन गए थे, है ना। तो ये भी याद रखना आपको। लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए भाई। महाराष्ट्र से है। गोवा, गुजरात, राजस्थान, इनके भी आपको जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे गुजरात में, अगर मैं सही हूँ तो गरबा है, राजस्थान में कालबेलिया है, और जो झूम है, घूमर, घूमर, है ना। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। फिर रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, इसका आंसर ए होगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो है जैसे नैनीताल वगैरह है, वो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जैसे कि भीमताल है ना। इस टाइप से आपको याद रखना है। यूपी की भी आपको जो आर्द्र भूमियां हैं उनको याद रखना है। राष्ट्रपति जी की शक्ति की घोषणा, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, कौन सी शक्ति? अध्यादेश की शक्ति, यहाँ पे आप नोट कर लेना। राष्ट्रपति जी की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आर्टिकल 123 होगा, आई लिख ली, है ना। सॉरी 123, इसका जो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ 123, तो 123 123, इसमें क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बताया गया है। और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन है, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? और ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, कब हुई थी? एनजीटी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये क्या काम करता है? ये वो काम करता है जैसे कि कोई पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, उनसे संबंधित जो मामले हैं वो कहाँ पे लड़े जाते हैं? एनजीटी में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और कोरा कागज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।